नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में प्रारब्ध के दिन के पहले वीडियो की आदत बन चुके व्यालोक जी, और व्यालोक जी के लिए वही स्वागत वाली थाली जो इनके लिए विशेष है, उस थाली के साथ स्वागत करते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा अभिवादन। संपादक जी को नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक दुखद समाचार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनका बारामती में लैंड करते समय वो एक प्राइवेट जेट से जा रहे थे और वहां लैंड करते समय एक भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें अभी अभी कंफर्मेशन आ रही है कि अजित पवार की मृत्यु हो गई। और उनके साथ सिर्फ अजित पवार साहब ही नहीं, बल्कि उनके साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ, यानी उस प्लेन में जितने लोग भी सवार थे, उन सभी सबकी दुखद मृत्यु हो गई है। प्रारब्ध के परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से 66 साल के अजित पवार के इस दुखद प्लेन क्रैश में हुई मृत्यु और उन्हीं के साथ उनके स्टाफ और बाकी सभी जितनी भी मृतात्माएं हैं, हम उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं जी। तो आइए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। चलो भाई, आज की चर्चा अभी 26 जनवरी ताजा ताजा बीता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो हमने एक ऐसी महाडील की है जिससे ट्रम्प चाचा भी चिढ़ गए हैं। ट्रम्प चाचा चिढ़ने के बाद वो क्या क्या उन्होंने अपने वो पता नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अपने ही खड़ा कर लिए हैं चाचा, तो उस पर अपना बोलते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग ये रहा कि सबको ये पता था कि ये फ्री ट्रेड डील होगी, लेकिन ये डील होने के 24 घंटे पहले तक किसी को ये भनक नहीं लगी थी कि 18 साल बाद यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ हो रही इस महा ट्रेड डील में डिफेंस डील भी शामिल है, रक्षा उत्पादों पर भी समझौता शामिल है इन 27 देशों में। हालांकि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे इंडिपेंडेंट तरीके से भारत के रक्षा समझौता है, लेकिन इसको कहते हैं कि किस तरीके से नए वारफेयर के जमाने में अब आप केवल किसी को कपड़ा, जूता, शराब और कारें बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत अब उस नए दौर में पहुंच चुका है कि जब वो ट्रेड डील करता है तो उसमें सारे आयाम शामिल रहते हैं। और सबसे बड़ी चिंता जो अमेरिका के साथ दर्शकों हमारी ट्रेड डील को लेकर अटकी हुई है, वो क्या है? हमारी सरकार डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलना चाहती, जबकि ट्रंप ये चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए इस समझौते में भी हमने न डेयरी सेक्टर खोला है और न ही एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है। तो ये है प्रायोरिटी अपने शर्तों पे काम। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल एट होम जिसको कहा जाता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रांगण में एक एट होम होता है। इसमें आप देखें सारे अतिथि इंक्लूडिंग राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, आप इनके गले में जो पटका देख रहे हैं ये हमारे पूर्वोत्तर का संकेत है। और पूर्वोत्तर का ये ट्रेडिशनल एक पटका है जिसको सभी अतिथियों को दिया गया। अब एक आप दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको नजर आ रहे हैं खड़गे साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। क्या आप इनके गले में पटका देख रहे हैं? और बहुत सारे दर्शकों को ये लग सकता है कि बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको छोटी सी लगती इस हरकत में छुपा हुआ कितना बड़ा भारतीय संस्कृति के प्रति जहरीला भाव रखने वाला व्यक्ति और उसकी हरकत आपको दिखाई देगी। जरा इसको देखिए। ये आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति पटका हाथ में लिया है, पहनना इसे स्वीकार नहीं, और इसके बाद ये खड़गे साहब के पास जाता है। खड़गे साहब के साथ ये बात कर रहा है। पटका लगातार राहुल गांधी के हाथ में है। सारे अतिथियों को आपने देखा, सबने पहन रखा है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस बात की कोई जरूरत नहीं समझी।
बहुत सारे मीम भी चल रहे हैं कि बैठने को जगह नहीं मिली। मैं सुप्रिया श्रीनेत का देख रहा था कि हमारे राजा की बेइज्जती हो गई। लेकिन आप लगातार देखिए, यह व्यक्ति पटका धारण नहीं कर रहा है। ये है इसका व्यवहार। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और खुद को भारत का लोकतांत्रिक मालिक कहता है ये खानदान। वैलोक जी, अगर एक लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ ये चरित्र अगर बांच लिया जाए तो एक पैसे का भी गंभीर व्यक्ति है ये। क्या शर्म नहीं आती इस देश के विपक्ष को और कांग्रेस की पार्टी को? देखिए, एक स्पष्ट विरोध मैं करना चाहूंगा, दर्ज कराना चाहूंगा। आपने बोलते हुए अपनी रॉ में कहा कि इस देश का लोकतांत्रिक मालिक समझता है खुद को ये विषधर और इसका परिवार। माफ कीजिएगा सर, लोकतांत्रिक मालिक नहीं, ये विषधर समझता है कि ये देश इसके बाप की जागीर है, ये देश इसका गुलाम है और ये इस देश पर अगर शासन नहीं कर रहा है तो इस देश के साथ कुछ गंभीर समस्या है। ये इस विषधर की मानसिकता है। और इसका जो नौकर है 85-80 साल का जो खड़गे है, तथाकथित दलित, तथाकथित कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जिसने एक नहीं कई मौकों पर कहा है कि ये तो सोनिया और राहुल जी की कृपा है। तो जरा चैरिटी बिगिंस एट होम। लोकतंत्र का ये परिवार धुर विरोधी है। इसका परनाना दुर्घटनावश हिंदू, देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कितना लोकतंत्र विरोधी था कि उसने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, निर्वाचित सरकार को गिराया था। आज ये बड़ी विचित्र सी बात है कि कौमी, वामी, इस्लामी सारे के सारे इसी टुटपुजिये के साथ खड़े हैं और वो भूल गए हैं कि पहली कम्युनिस्ट सरकार जो पूरी दुनिया में बिना खून खराबे के केवल बैलेट के दम पर आई थी, उसको गिराने वाला नेहरू था। खुद को खुद से भारत रत्न देने वाला नेहरू था। उसकी बेटिया भारत की प्रथम तानाशाह और शायद अंतिम भी। उम्मीद करें कि अब कोई तानाशाह नहीं आएगा। वह तो 356 का इस्तेमाल ऐसे करती थी जैसे राह चलते किसी को भी कुछ दे देना हो। उसका बेटा जो इस देश का ओरिजिनल पप्पू था, इसको तो, इस विषधर को लोग पप्पू क्यों कहते हैं मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इसका पिता राजीव गांधी जो सचमुच का पप्पू था, जो कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है और हजारों सिखों को दंगे की बलि चढ़ा देता है, वह व्यक्ति तो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को केवल इस आधार पर बदल देता था कि उसका चेहरा नहीं पसंद आया। और विमान में चढ़ने और उतरने के बीच के दौर में बदल जाती थी सरकार, बदल जाता था मुख्यमंत्री जी। लोकतंत्र का इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं राजीव गांधी तक आ चुका था, उसके बाद सोनिया मायनो ने किस तरह से सीताराम केसरी को घसीट कर, पटक कर, धोती खोलकर कांग्रेस के दफ्तर से निकाला था, ये सबको याद है, सबको पता है। नरसिम्हा राव की अधजली चिता को किस तरह इन लोगों ने अपमानित किया था। नरसिम्हा राव का मृतक शरीर भी एआईसीसी के दफ्तर में नहीं घुसने दिया, उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। ये है इनका लोकतंत्र। और अब इस विषधर की बात, कल इनका नौकर खड़गे बोल रहा था कि हमारे मालिक को तीसरी सीट दे दी गई, तीसरी पंक्ति में सीट मिली, ये अपमान है, मैं कैबिनेट दर्जा है, फलाना है, चिलाना है। भैया ये भारतवर्ष ही है कि तुमको बैठने को मिल रहा है, वरना जो विदेशी ताकतों के सामने जाके चिल्लाता है, गला फाड़ता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन करो, उसकी जगह गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि के तौर पर नहीं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं, जेल के भीतर होनी चाहिए, उस पर बाकायदा मुकदमा चलाना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का जो स्वरूप हमने चुना है उसमें यही चल रहा है, तो यही सही। लेकिन यह बात उतनी ही गलत है कि कांग्रेस
सोनिया कांग्रेस, राहुल कांग्रेस का लोकतंत्र से कोई लेना देना है, ये वैसी ही बात हो गई कि कहा जाए कि वेश्या वर्जिनिटी से काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इन्हें कहा करता हूं कि लोकतांत्रिक राजवंश, क्योंकि जो हमने अपनाया है उसमें चुनाव चाहे वोट चोरी से किया गया हो, वो तो नेहरू से ही परंपरा शुरू हो गई, उसके बाद बूथ लूटने की हुई, खुद की सरकार अगर गिरने की नौबत आई तो इमरजेंसी लगा देना हुआ, उसके बाद कैसे इनके पिता ने स्वर्गीय राजीव गांधी ने क्या क्या किया, कभी इनकी सरकार कभी उनकी सरकार, आपने बताया ही, उड़ते प्लेन में मुख्यमंत्री, अगर शक्ल पसंद नहीं आई तो मुख्यमंत्री बदल गया। और तो और इंदिरा की मृत्यु के बाद प्रणब मुखर्जी के साथ क्या किया, खुद राजीव गांधी ने। तो ये तो इनकी तानाशाही का रिकॉर्ड भरा पड़ा है। व्यालोक जी, जरा एक नए संदर्भ से जोड़ना चाहता हूं। ये जो शंकराचार्य का विवाद चल रहा है, जिसमें सीधे सीधे वो योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं, निजी हमला कर रहे हैं, पर्सनल हमला कर रहे हैं, ये जानते हुए कि जब जब राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर निजी अटैक किए हैं, हालत यह है कि 97 का आंकड़ा वो पार कर चुके हैं, 97 पहुंच गए हैं, हारते हुए। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य को टूल किट बना के, मैं शंकराचार्य जानबूझ के कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे फिर मुझे करेक्ट करेंगे, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को ही टूल किट का हिस्सा बना के जिस तरीके से योगी पर निजी हमला, उसके बाद यूजीसी इक्वलिटी एक्ट, इस पर हम लोग कई तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, कांग्रेस विघटनकारी राजनीति का ही सहारा क्यों लेती है और अब ले रही है। हालांकि उसमें वो कितनी सफल है, कितनी नहीं सफल है, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये अलग बात है। अभी शकील अहमद साहब ने लगातार खुलासे किए हैं, बिहार वाले। उन्होंने ये कहा कि ये डरपोक आदमी है, असुरक्षित आदमी है, बीमार आदमी है। अगर इसको ये पता चले कि व्यालोक जी अपने दरभंगा में बहुत लोकप्रिय हैं तो ये भगा देगा, और अगर इसको ये बताया जाए कि अवनीश पीएन शर्मा के साथ तो 4 लोग भी नहीं खड़े हैं गोरखपुर में या लखनऊ में, तो ये कहेगा यस अवनीश जी आइए, और मैं राहुल गांधी का खास हो जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, एक तरफ आपने कहा कि ये मालिक समझता है और दूसरी तरफ डरा हुआ इंसान है, क्या है ये, और क्या है कांग्रेस की ये नेगेटिव राजनीति? फिर इसको ले जाऊंगा मैं वही नेहरू के पास से। इस अच्छा, खानदान का पूरा कार्यक्रम ये रहा है, और ये खानदान तो कहना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये अपने दादा की कब्र पर तो आज तक गया नहीं है। दादा के पुण्यतिथि, जन्म तिथि कब आती है कब जाती है पता नहीं फिरोज खान की, लेकिन ये अपने, चलिए ठीक है, हमारे यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्थाएं भी हैं उत्तर पूर्व के कई राज्यों में, तो मान लिया कि चलो भाई तुम वो भी कर लो। हिंदू धर्म के फॉल्ट लाइंस को ये ईसाई परिवार बार बार उजागर करता है, उसको तोड़ता है, विध्वंस मचाता है, और ये अविमुक्तेश्वरानंद से रिलेटेड जो तथाकथित विवाद है, मैं तो इस देश के तमाम तथाकथित मीडिया चैनल्स और सबको देख के मुस्कुराता रहता हूं कि कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में भाई। काहे का विवाद है, किस बात का विवाद है? पालकी से उतार दिया उसका विवाद है। आय हाय बटुक की चोटी खींच ली। भैया बटुक की अवस्था 8 वर्ष की होती है। 25-30 वर्ष के गुंडों ने जब पुलिस पर हमला किया तो उनकी पिटाई हुई, नहीं तो वहीं पर कांग्रेस दूसरे करवा रही है, फिर ये शंकराचार्य, आदमी कर क्यों रहा है? मैं बता रहा हूं, दूसरे शंकराचार्य पालकी से उतरे, आराम से व्हील चेयर पर बैठे, नहाए धोए निकल गए। तो विवाद क्या है? विवाद ये है कि 27 में है चुनाव, और अविमुक्तेश्वरानंद पहले भी चुनाव लड़ चुका है। वो तो बिहार में भी आके बोल चुका है कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ा। मोदी के खिलाफ बनारस में उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से नहीं छुपी हुई है। अब इन लोगों को लग रहा है कि शायद, जैसा कि भारतीय जनता का स्वभाव है कि मोदी जी नाच नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम कर दो, 240 पर ले आओ। और योगी जी तो साधु सन्यासी आदमी, वो बेचारे को तो नाचना आता भी नहीं है। मोदी जी को थोड़ा बहुत आता भी होगा, कहीं प्रचारक जीवन में सीखे होंगे,
अब योगी जीवा नहीं नाच रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, ये इन लोगों के दिमाग नहीं, में फैला हुआ भ्रम है। लेकिन एक तो यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ तो कई जगह मैंने ये भी सुना कि माहौल इस तरह का बन रहा है कि योगी जी तुमसे बैर नहीं और मोदी जी तुम्हारी खैर नहीं। वो राजस्थान वाला जैसे मोदी तुमसे ये बैर नहीं, सब वसुंधरा देखिए, तेरी खैर नहीं। हाँ। वो भारतीय जनता चूंकि उत्सव प्रिय है तो वो बीच बीच में अपने हिसाब से उत्सव गढ़ती रहती है कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वसुंधरा भी भाजपा में है, शासन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मोदी जीवा जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। योगी जीवा के खिलाफ गुज्जू लॉबी लग गई है। काहे लग गई भैया? 2014 में एक सांसद मात्र थे योगी आदित्यनाथ, तब मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जीता गया। 2017 का सही उत्तर बात। प्रदेश का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं लड़ा गया था। हाँ, 2022 में लड़े, दोगुनी ताकत से जीते, ठीक है, मान लिया, लेकिन 2017 में तो नहीं थे भाई। मनोज सिन्हा तो जाके फूल वूल ले चुके थे, बुके वुके पूजा पाठ करने घुस चुके 22 में थे, तब सीटें फोन आया। 17 के मुकाबले 22 में सीटें कम हो गई थी, लेकिन फिर भी 32 साल के बाद कोई सरकार वापस आ गई, ये तो रिकॉर्ड बनाया मैं ही उसी 22 में। संदर्भ में कह रहा हूं, मैं सीटों की हाँ, कमी और बेसी पर नहीं कर रहा हूं, पूर्ण हाँ, बहुमत हाँ, आया। योगी यस, आदित्यनाथ की स्थापना हुई कि उत्तर प्रदेश में यह व्यक्ति अपने दम पर जीत सकता है, जिता सकता है। यह भी मैं बार बार बिल्कुल। कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ संघ के नहीं है, ये सनद हाँ, रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। फिर भी वो जीते और पूरे दम से जीते, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जब वो 2017 में भाई मुख्यमंत्री बने तो कहीं नहीं थे। आप और हम अपने दिल पर हाथ रख के कहें, हम लोगों को अंदेशा था, चाहते जरूर थे भाई, हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, चाहते थे, लेकिन आपको जब अचानक बहलोत से जी, घोषणा हुई तो कितना मजा आया। बहलोत जी आपको अच्छी तरह याद है, और मैं आपको याद दिला देता हूं। मैं कहाँ था ये मैं नहीं इसको बताना चाहूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर सबसे पहला अपडेट गया तो वो अवनीश पीएन शर्मा की फेसबुक वॉल से था, वो और था, लेकिन कयास में वो लग गए केवल थे अवनीश पीएन शर्मा के पास था। जब मैं एक पूरे जब वर्ग की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रवादियों के बड़े वो तबके 5-6 में। दिन बड़े जद्दोजहद में बीते थे। सही बात है। और वो पूरी प्रक्रिया क्या हुई थी उसको एक बार याद करने की जरूरत है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बन गए तो बन गए, जब मोदी जी हम भी सेंटर संजोग में से आ ही, गए तो आ गए। हमको भी उड़ते हुए बटेर हाथ लगी थी। मैं संजोग जी से हाँ। ऐसी जगह पहुंच गया जहां ये चीज, मतलब वो अद्भुत था। खैर, एनीवे, लेकिन मैं प्रतीक्षा करता रहा ऑफिशियल घोषणा के, और टीवी पर ब्रेक होने के ठीक 5 मिनट पहले मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर अपडेट किया था। जी। जी, वो मुझे याद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कितने लोगों को वो पहुंच प्राप्त थी भाई, कितने लोगों को प्राप्त थी। आप अपवादिक थे, आप नियम नहीं थे, ठीक है। मैं स्वयं वही सरप्राइज था, बात, मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि मैं खुद सरप्राइज्ड था। जी, और वही बात मैं कह रहा हूं कि जब मोदी जी वह बन गए तो आज सही यूजीसी बात। के नाम पर अचानक उनको ओबीसी हो गए, उनकी जात खोज लिए। भाई वो आदमी तो खुद एक छाती ठोक के कहता है कि मैं ओबीसी हूं, आप क्या कर लीजिएगा उसका? आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये भारतीय जनता की उत्सव प्रियता है। लेकिन आज जो अनारक्षित वर्ग का गुस्सा दिख रहा है, अगर कांग्रेस और पीडीए या सपाइयों को लगता है कि अनारक्षित वर्ग उनकी गोद में जाके बैठ जाएगा तो भैया बहुत बड़ी भूल में हो। नोटा कर देगा, कई जगह कर भी दिया है, राजस्थान वगैरह में किया है कई बार, लेकिन वो आपके साथ तो नहीं जाएगा। भेड़ अगर मालिक से गुस्सा हो जाएगी तो कसाई के पास थोड़े जाती है। क्या बात, क्या बात है। चलिए, इसलिए भेड़ भी कई सब, ये भेड़ का उदाहरण भी, रूपक भी कई लोगों को अजीब लग सकता है कि हम भेड़ नहीं अजीब है। लगे बिल्कुल तो नहीं है। लगे, अजीब लगे तो नहीं नहीं, लगे बिल्कुल नहीं है। भाई। मैं लोकतंत्र में आप और हम क्या हैं? एक वोट है ना। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं ये मानता हूं, लेकिन ये भी हम सबको मानना चाहिए कि 2014 से जो एक सांस्कृतिक चेतना जो जगी है ना, वो ठीक है। हमारी शिकायत हमारे लोगों से है, और हम करेंगे। कल हम मुझे अपना बड़ा अच्छा लगा, लड़ेंगे। हाँ, मेरे एक बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट रहे हैं। कभी वो मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, संस्कृति कर्मी हैं। उन्होंने एक बात लिखी और ट्विटर पे मैंने उनको पढ़ा, मैंने पर्सनली उनको फोन किया। उन्होंने कहा कि मेरे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमने इन्हें चुना है। अरे हम कहेंगे, ये सुनेंगे कैसे नहीं, कुछ तो बदलाव करेंगे। और शाम होते होते अब देखिए सरकार का आ गया, कमेटी भी है आगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यूजीसी इक्वलिटी एक्ट में जिसे हमें सही करना है। क्यों? क्योंकि
पहली नजर में। और मूलतः अगर आप देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों लोगों के दो स्लोगन मैं केवल उठाऊंगा तो ये उसकी मूल भावना के खिलाफ है, यूजीसी का इक्वलिटी एक्ट। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। तो क्या यूजीसी इक्वलिटी एक्ट इन दोनों की भावनाओं का आदर करता है? नहीं करता है, पहली नजर में उसके खिलाफ जाता है। लेकिन फिर भी हम वही सनातनी लोग हैं जिन्होंने अपने यहां सती प्रथा जैसी व्यवस्था को समाप्त किया। हम अपने आप को बार बार रिफाइन करते हैं और निश्चित तौर पर यह हमारा मामला है, हम सुलझ लेंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि उधारी के सिंदूर से सुहागिन वर के और तुम अपने दिन रात गुलजार करोगे, तो ये कांग्रेसी इकोसिस्टम की और विपक्ष की बहुत बड़ी भूल है। एक डायलॉग बोलते हैं ना कि साहब ये घर का मैटर है, हम सुलझा लेंगे, पड़ोसियों बिल्कुल, सॉरी। तुम्हारी चलो जी, जरूरत नहीं है भाई। हम हाँ, लोग महाभारत पढ़ने वाले लोग हैं। हम एकदम तब भी जानते हैं जब गंधर्वों के शिकंजे में दुर्योधन भी रहता है तो भी युधिष्ठिर कहते हैं वयम पंचाधिकम शतम, 105 हैं हम। इसलिए भैया इस पर लार न चुगाओ, बिल्कुल अनारक्षित वर्ग न बिल्कुल जाएगा तुम्हारे साथ। जी बिल्कुल सही बात है। और हम इतने अनुशासित भी हैं कि हम सूर्यास्त के बाद युद्ध भी रोक देते हैं अपने विपक्षियों से। पक्ष वाला तो छोड़ दीजिए, तो जब चुनाव आएगा ना, जिस दिन हमको ईवीएम दबाना होगा, तुम्हारा तुम्हारे इच्छाओं का गला दबाते हुए ईवीएम हम बिल्कुल सही जगह दबाएंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। एक बार फिर आज के इस शो को खत्म करने से पहले अजित पवार साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ जिन 5 लोगों 6 लोग सवार थे, अब खबर आ रही है कि एक मृत्यु नहीं हुई है। हालाँकि कहीं-कहीं ये भी है कि सभी सवार मारे गए। लेकिन जिनकी भी मृत्यु हुई है, उन सभी मृतात्माओं को प्रारब्ध के परिवार और आप सभी की तरफ से श्रद्धांजलि। तो आइए अब आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबाइएगा, सिर्फ एक बार दबाइएगा। और हाँ, अगर बिना सब्सक्राइब किए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, ज़रूर कर लीजिएगा। व्यालोक जी, व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं। जिस तरीके से आपका स्नेह प्रारब्ध पर बरस रहा है, उसी तरह आप व्यालोक वाणी पर भी जाया करें। जब व्यालोक जी अवसर देते हैं, तो मैं भी वहाँ दिखता हूँ, इनके साथ बातचीत करता हूँ। तो मौज आइए आज लेना की आप चर्चा अब नहीं यहीं समाप्त छोड़ेंगे। करते हैं। आइए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अमीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री राम। जय सिया राम।